बेटा अच्छा बेटा, तो बात कुछ ऐसी है कि कल आपको हमने ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ाया था। ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस एक छोटी सी बात रह गई थी एप्लीकेशंस के हवाले से। तो ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की एप्लीकेशंस जो है वो आपको हम करा नहीं पाए थे, बता नहीं पाए थे, तो वो वर्बली अभी बता देता हूँ। तो ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं गैस के, जैसे कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में ये चीज़ समझाई भी थी आप लोगों को। तो दो अलग, एक ही गैस के दो अलग अलग आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए ग्रैम्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, या मुख्तलिफ किस्म की दो गैसेस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्रैम्स लॉ का। और इसके अलावा मुख्तलिफ गैसेस के वेट को या उनकी डेंसिटी को मालूम करने के लिए भी ग्रैम्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो तीन जो है वो हमारे पास ग्रैम्स लॉ की यूजेस थे, या यूजेस कह लें, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं अपने आप को, और अब हम अगला लॉ देखते हैं जो कि डाइवल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहलाता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब तक आप लोग कितने लॉज पढ़ चुके हैं, कुछ याद आ रहा है? हिसाब किताब किया कुछ? पांचवा लॉ ही, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, तीन हो गए। फिर आपने पढ़ा ग्राम्स लॉ, और ये आ गया आपके पास पांचवा, जिसे आप कहते हैं डाल्टन्स लॉ, ठीक है। और शायद मैंने गे-लुसैक्स लॉ भी पढ़ाया था, तो कुल मिला के 6 हो गए, लेकिन आपके कोर्स में कंसर्न कम से कम 5 लॉ का तो है। ये पांचवा लॉ है हमारे सीक्वेंस का, जो आखिरी लॉ भी है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है डाल्टन्स लॉ को, क्या है? द टोटल प्रेशर ऑफ mixture of non-reacting gases is the sum of partial pressure of each gas। क्या कह रहे हैं कि भाई आपने एक कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेस को रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपने मुख्तलिफ किस्म की गैसेस को रखा है आपने कंटेनर में, और ये सारी की सारी गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिंग है, यानी कि ये एक दूसरे से आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। बेटा फ्रेम में एक चीज़ नहीं आ रही तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करो कि सर अब फ्रेम नहीं आ रहा, पर लगे पड़े इतना बताया तो करो। खैर ठीक है जी। तो अब आपने एक गैसेस का मिक्सचर रखा, और उस गैस के मिक्सचर को उस कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेस रखी। मिसाल ले लेते हैं, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर तीन गैसेस हैं, गैस ए, गैस बी और गैस सी। तीन गैसेस, और ये तीनों गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, आपस में कोई रिएक्शन नहीं करती। अब मैंने जब इस कंटेनर का टोटल प्रेशर फाइंड किया, इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई मशीन लगाकर इस कंटेनर के अंदर गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो क्या है मालूम किया, तो मुझे पता चला कि भाई इस कंटेनर के अंदर जो गैसेस का टोटल प्रेशर है वो है फॉर एग्जांपल 6 एटमॉस्फेयर, ठीक है। गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो क्या है? 6 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर। तो ये लॉ ये कह रहा है कि ये जो टोटल प्रेशर होता है ना गैसेस के मिक्सचर का, वो इन तीनों गैसेस के अकेले अकेले यानी इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम होता है। मिसाल के तौर पे गैस ए का प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, गैस बी का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और गैस सी का प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर। अब
तीनों को प्लस करो, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, और टोटल प्रेशर क्या है 6। तो लॉ ये बता रहा है कि जो टोटल प्रेशर है वो इन गैसेस के अकेले अकेले प्रेशर्स का सम है। बात समझ में आ गई? लॉ आसान है, मुश्किल तो नहीं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है? पार्शियल प्रेशर का मतलब है इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, ठीक है ना? इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब जरा हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है डेल्टन्स लॉ की वो आपको करवा दूं। लिया सर। अच्छा, अब इसकी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैसेस हैं। गैस ए है, गैस बी है और गैस सी, कोई सी, ठीक है। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको हमने बोल दिया V। वॉल्यूम इसका क्या है इस कंटेनर का? V, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो हमने मान लिया T है। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम को V मानना और टेम्परेचर को T मानना सर क्या है? बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम इस कंटेनर का और इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। मैं ये वाली कंडीशन आपके सामने रखता हूँ। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि ये जो तीनों गैसेस मैंने इसके अंदर डाली है ना, तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है। यानी कि एक गैस थोड़ी ज्यादा है, एक गैस कम है, मतलब अलग अलग मोल्स है। मान लो कोई 2 मोल, कोई 4 मोल, कोई 8 मोल, कोई 10 मोल, इस तरीके से मैंने अलग अलग नंबर ऑफ मोल रखे हैं। नंबर ऑफ मोल मैंने सेम नहीं रखा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स को मैंने क्या कहा? n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस, ठीक है। हर गैस का नंबर ऑफ मोल रखना, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ चीजें सपोज करिए, क्योंकि देखो डेरिवेशन तुम लोगों को करने की आदत है, तो तुम लोगों को पता है कि डेरिवेशन की शुरुआत में हम अज्यूम करते हैं, पहले कुछ एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं कि यार ये एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं और उन वेरिएबल्स को हमने क्या क्या लिया हुआ है तो हम कुछ असम्पशंस बनाते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं। तो हमने असम्पशंस ले लिए, 3 गैसेस है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, नंबर ऑफ मोल्स N है, ठीक है ना। तो मैंने असम्पशंस ले लिए सर। अब मैं असम्पशन हो गई है, अब मैं डेरिवेशन की वर्डिंग देकर मैथमेटिकल स्टेप शुरू करूंगा। तो लेट द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस आर, हर गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? PA गैस A का प्रेशर, PB गैस B का प्रेशर एंड PC गैस C का प्रेशर। तीनों गैसेस का प्रेशर अलग अलग होगा, ठीक है ना भाई? ये बात हजम हो रही है? अच्छा, एंड टोटल प्रेशर जो इन तीनों गैसेस का मिलाकर प्रेशर होगा उसको हम ले रहे हैं PP, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैंने अभी डेरिवेशन की शुरुआत में बता दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के अलग अलग हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
ईच गैस, हर गैस का नंबर ऑफ मोल क्या होगा, इज Na होगा गैस ए का। अच्छा मैंने ये कैपिटल लेटर्स में लिया हुआ तो इसको भी कैपिटल लेटर ही कर देता हूँ, Pb और Pc, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Na, Nb एंड Nc, सही है। Whereas total number of moles is Nt, ठीक है, इसको भी कैपिटल में ले लो, Nt, इसको भी कैपिटल कर दो, Pt। अच्छा ये जो मैंने ऊपर सपोजिशन लिखी ना, इसकी भी वर्डिंग होगी। मैंने वर्डिंग नहीं लिखा है, सिर्फ आपको समझा दिया कि कंसीडर अ कंटेनर दैट कंटेन्स 3 गैसेस A, B and C, the volume of the container is V, the temperature of the container is T, and the total number of moles तो खैर यहाँ आ गया, तो बस यहाँ तक आपने इसको कर देना है। कंसीडर अ कंटेनर containing 3 gases A, B and C whose volume is capital V and whose temperature is capital V। ये ऊपर वाला पैराग्राफ होगा, फिर नीचे वाला पैराग्राफ मैंने लिख दिया जो थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। अब अगर मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पूछूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा एक बात बताओ, 3 गैसेस हैं, तीनों गैसेस के अलग अलग मोल्स हैं। अगर मैं बोलूं बेटा इस कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे मुझे, मतलब कैसे बता सकते हैं कि सर कितने होंगे। वैल्यूज नहीं दे रहा मैं कोई कितने होंगे, तो तरीका तो होगा ना बताने का, क्या तरीका होगा। Na plus Nb plus Nc। Nb will be equal to sir Na plus Nb plus Nc, और सर सिर्फ Nc नहीं, आप 1000 ले आए, 1000 गैसेस ले आए, यही हो सही है। अभी तो फिलहाल हमारे पास 3 है तो हमने 3 तक बात करो। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अभी डाल्टन लॉ के मुताबिक टोटल जो प्रेशर होता है गैसेस का वो क्या होता है, 3 गैसेस हैं A, B, C, टोटल प्रेशर क्या होगा, 6। तो मैंने एग्जांपल में वैल्यू बताई। वैसे अगर मैं पूछूं कि अगर आपको बताना हो टोटल प्रेशर तो कैसे बताओगे। PA plus PB plus PC। A plus PB plus बात है, कंफ्यूज हो गए, P प्लस PB प्लस PC, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई सवाल या कंफ्यूजन इसके अंदर अगर है तो पूछ लीजिए। नो सर। नहीं? अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे चलेंगे। ले लिया? जी सर। अच्छा ये वाले 2 स्टेप्स ही मिटा रहा है, ये ऊपर की चीजें मिटा रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे, इसको थोड़ा लेट मिटा। अच्छा the partial pressure of each gas according to जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन के हिसाब से पार्शियल प्रेशर जो हर गैस का होगा क्या होगा। जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, मैं साइड में बता रहा हूं क्या थी, Pv is equal to nRT, यही थी ना, अभी कल परसों थी। अगर यहाँ से P का फॉर्मूला तुम्हें निकालना हो तो कैसे निकालोगे, V को उधर बेच कर डिवाइड कर दो, nRT डिवाइडेड बाय V हो जाएगा, P का फॉर्मूला। अब जो कंसीडरेशन हमने की है कि गैस का चेंबर है, कंटेनर है, उसके अंदर 3 गैस हैं A, B, C। अगर उसमें सिर्फ तुम्हें गैस A का प्रेशर पता करना हो, सिर्फ गैस A का, सुनना मेरी बात को ध्यान से, सिर्फ गैस A का प्रेशर पता करना हो तो मैं जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करूं उस पे। अगर मैं ये वाली जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करता हूं उस पे गैस A पर, तो गैस A का प्रेशर PA, गैस A के नंबर ऑफ मोल्स Na, R कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है, VB कांस्टेंट है,
भाई जो गैस कंटेनर हमने रखा था, मैंने आपको शुरू में यही बताया ना कि इसका V और T तीनों गैस, चाहे वो A हो, गैस A हो, गैस B हो, गैस C हो, तीनों गैस के लिए वॉल्यूम इस कंटेनर का ही होगा, टेम्परेचर इस कंटेनर का ही होगा, और इस कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स है, वो चेंज नहीं करते। फर्क कहाँ आएगा? फर्क आएगा गैस A के नंबर ऑफ मोल्स में और गैस A के प्रेशर में। ये वाली बात मेरी समझ में आई? जी सर। ना, क्योंकि यही बात मुश्किल है और यही बात समझ में आ गई तो पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई। फिर पूछ रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं लग रही इसमें? नो सर। नो सर। सही। अच्छा, अगर ये गैस A का हिसाब है तो यही मैं काम गैस B के लिए भी तो कर सकता हूँ ना। PV = NB RT / V। यही सेम काम मैं C गैस के लिए भी कर सकता हूँ। PC = NC RT / V। इसको कह दिया इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन 2, इसको कह दिया इक्वेशन 3। हाँ भाई, हजम हो रही है बात? बताओ बेटा। जी सर। जी सर। अच्छा, अब मैं ये नीचे वाला हिस्सा बेटा दूं, सही? अच्छा, ये बात मेरी याद रखनी है, भूलना नहीं। अच्छा, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो इक्वेशंस को ऐड करने का तरीका क्या होता है? जितनी भी इक्वेशंस हैं, चाहे 1 2 हो या 2000, उनके लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं एक साइड पर और राइट हैंड साइड ऐड होते हैं एक साइड पर। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, क्या हो गया? ये PA + PB + PC और अच्छा NA RT/V + NB RT/V + NC RT/V। बच्चों, कुछ कॉमन नजर आ रहा है? RT/V। RT/V। सही है। तो PA + PB + PC, अब यहाँ पर ये तीनों कॉमन आ रहे हैं ना, तो NA + NB + NC, इनको कॉमन निकाल लो, RT/V। अब जरा बताओ मुझे, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने जब डेरिवेशन स्टार्ट की थी तो उस वक्त मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था कि PT = PA + PB + PC और NT = NA + NB + NC, ऐसे लिखवाया था। जी। तो PA + PB + PC को मैं PT से रिप्लेस कर दूं, गलत तो नहीं कर रहा हूं? नो। ठीक है। Na + NB + NC को मैं NT से रिप्लेस कर दूं, गलत तो नहीं कर रहा? नो यहाँ बच सर। गया क्या? RT/V। इसको कह दिया इक्वेशन 4। सही है? इसको क्या कह दिया हमने? इक्वेशन 4 कह दिया। फ्रेम में नहीं आ रहा ये? सर ये लास्ट वाला जो स्टेप है वो दोबारा समझा दें। अब देखो, मैंने लास्ट में क्या किया, ये वाला है, ये वाला लास्ट ये वाला। PT नहीं, नीचे वाला। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था ना, PT = PA + PB + PC, और डेरिवेशन की शुरू में लिखा था, और Na + NB + NC = NT, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने डेरिवेशन की शुरू में, स्क्रीनशॉट में लिखा था। तो देखो यहाँ पर इस वाले स्टेप में PA + PB + PC नजर आया, तो चूंकि PA + PB + PC जो है वो PD के बराबर है, तो मैंने तीनों को हटाकर PD लिख दिया, और Na + NB + NC जो है वो NT के बराबर है, डेरिवेशन की शुरू में हमने देखा, तो मैंने तीनों को हटा के NT लिख दिया। क्या रह गया? RT/V। अब क्लियर हुआ स्टेप बेटा? इस तरह आगे समझ लें।
अभी तक फॉर्मूला बस, अब अगले स्टेप में जो है ना हमारे पास डेल्टन लॉ का फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ ध्यान दो, अगर मैं ऐसा कर लूँ कि इक्वेशन 4 को, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दूँ, तो क्या होगा? मैं काम करता हूँ कि बीच का स्टेप ना सिर्फ इतना रब करूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है सर। अभी जो बीच के स्टेप्स हैं मैं इनको रखता हूँ ताकि दोनों इक्वेशंस आपके सामने रहे और आपको परेशानी नहीं हो। अच्छा मैंने पीबी भी छोड़ दिया है, किसी वजह से छोड़ा नहीं, बता दूं। वो ब्लैक कलर ले लेते हैं इसकी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं PA इज इक्वल टू NA RT ओवर V को पहले हम बड़ी लिख लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 4, ठीक है, डिवाइड कर रहा हूँ। PA इज इक्वल टू NA RT ओवर V। अब डिवाइड कर रहा हूँ, होल डिवाइड PT इक्वल टू NT। ये गलती हो गई बेटा बहुत बड़ी, इसके ऊपर ध्यान मेरा अभी क्या बेटा, ये जो टी मैंने डेरिवेशन में जहां जहां इस्तेमाल किया ना, ये PT और ये NT, इस कैपिटल T को स्मॉल t कर लो, कैपिटल T मत करो, उसको स्मॉल t रखो, क्योंकि कैपिटल T टेम्परेचर का सिंबल है। ये मैं बिल्कुल भूल गया था, मुझे अभी जहन में आएगी बात, इसको स्मॉल कर लो, ठीक है, PT और NT। यहाँ पर क्या आ गया, RT ओवर V। देखो डिवाइड करने के लिए भी फिनोमेना सेम है, राइट इक्वल टू के राइट लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड करो, राइट साइड से राइट साइड डिवाइड करो। अच्छा एक चीज गौर करो, ये जो डिवाइड करोगे RT ओवर V इधर भी है और RT ओवर V इधर भी है, सही है? एक मिनट, RT ओवर V इधर भी है और RT ओवर V इधर भी है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर 2 और ऑन 2 लिखा होता है तो दोनों को कैंसिल आउट करते हो ना, तो यहाँ पर भी तो दो चीजें सेम नजर आ रही हैं, कैंसिल आउट कर दो पूरा पूरा। जब इनको कैंसिल आउट किया तो क्या बचा? अब मैं वो स्टेप जो बचा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या बचा? इस तरफ बचा PA ओवर PT और इस तरफ बचा NA ओवर NT। ये आ गया डेल्टन लॉ का फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला डेल्टन लॉ, ठीक है? अब सर इस फॉर्मूला से क्या है, मतलब क्या पता चल सकता है? देखो हमने फॉर्मूला निकालना था पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए किसी गैस, यानी कि एक कंटेनर है। अब मैं आ जाता हूँ अपनी एग्जांपल पर। अब ये फॉर्मूला क्या है, क्या आया, क्या बताएगा, ये सारी चीजें समझना। गैस A, गैस B और गैस C, 3 गैसेस हैं, ठीक है भाई? तो ये जो 3 गैसेस हैं, अच्छा ये जो 3 गैसेस आपके सामने भी आ गई, तो इन 3 गैसेस को अगर आप देखो तो इसमें गैस A का कुछ प्रेशर होगा जिसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, और इस पूरे मिक्सचर का कोई ना कोई प्रेशर होगा जिसे हम कहेंगे टोटल प्रेशर। एक पार्शियल प्रेशर गैस A का और एक टोटल प्रेशर। तो ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये फॉर्मूला आपको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर दे सकता है। अब किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए उस गैस के नंबर ऑफ मोल जिसका प्रेशर निकाल रहे हो, पूरे कंटेनर में कितने मोल्स हैं और पूरे कंटेनर का प्रेशर क्या है। जब ये 3 बातें पता होंगी तो उस गैस का प्रेशर पता चल जाएगा। अच्छा अब किसी के जहन में सवाल आए, सर ये फॉर्मूला तो आपने गैस A के लिए निकाला, गैस B के लिए तो नहीं निकाला है ना? तो गैस B का निकालना हो तो क्या करेंगे, दोबारा डेरिवेशन करेंगे। बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो गैस A के लिए मैंने क्या किया था, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 को 1 से डिवाइड किया था ना, है ना? अगर मुझे गैस B का फॉर्मूला निकालना होगा तो मैं B वाली इक्वेशन को 4 से डिवाइड करूंगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PB
डिवाइडेड बाय पीटी इज इक्वल टू एनबी डिवाइडेड बाय एनडी। यानी कि डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ए की जगह बी आ जाएगा, सी निकालना होगा ए की जगह सी आ जाएगा, डी निकालना होगा ए की जगह सी आ जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला से आप मल्टीपल चीजें फाइंड कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने ये फॉर्मूला निकाला है तो सिर्फ ए के लिए। तो इस फॉर्मूला से आप चार चीजें फाइंड कर सकते हैं। किसी चेंबर में एक एक अलग अलग गैस का प्रेशर मालूम कर सकते हैं, अलग अलग गैस का नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं, किसी चेंबर के टोटल नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं, किसी चेंबर का टोटल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मूला में जो चार चीजें आपको नजर आ रही है, ये चारों चीजें मालूम हो सकती हैं। ए मालूम करने के लिए बाकी तीन चीजों का पता होना जरूरी है, पीटी मालूम करने के लिए इन तीन चीजों का पता होना जरूरी है, एनटी मालूम करने के लिए इन तीन चीजों का पता होना जरूरी है, एनए मालूम करने के लिए इन तीन चीजों का पता होना जरूरी है। तो जो चीज आपको मालूम करनी है उसके अलावा बाकी चीजें फॉर्मूला में पता होनी चाहिए, पता चल जाएंगी तो आप डेरिवेशन कर लेंगे। बात मेरी समझ में आ गई? जी सर। कोई सवाल, जी कोई सर। कंफ्यूजन किसी को भी? नो सर। अपना मैं ये वाला हिस्सा रब कर रहा हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिए तो आप ऐसे लीजिएगा, यानी कि कंटिन्यूटी में ना आपको ये चीजें लिखनी, ये वाली बात डिवाइड करने के बाद ये स्टेप है, ये स्टेप सही ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। जी सर। अच्छा, अब अगर इस बात को, इसकी एप्लीकेशंस को मैं जाहिर करूँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका जो मैं इस्तेमाल करूँ तो इसका मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ? पहले तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखो होता क्या है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, ये दो गैसेस हैं इस कंटेनर में, एक को मैं ब्लू कलर के मॉलिक्यूल शो कर रहा हूँ, एक को मैं रेड कलर के मॉलिक्यूल शो कर रहा हूँ। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि जो गैस का प्रेशर होता है वो क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जब कंटेनर की दीवार से टकराते हैं ना, तो टकराते वक्त जो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जब उसको एरिया से डिवाइड करते हैं हम, तो उस गैस का हमें प्रेशर पता चलता है। अब देखो, दो अलग अलग गैसेस हैं और दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। जब दो गैसेस अलग अलग हैं तो दो मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग हैं, तो लाजमी सी बात है ना बेटा, दोनों की जो टकराने की पावर होगी वो भी अलग ही होगी, वो सेम कैसे हो सकती है? क्या ख्याल है? जी सर। पावर अलग अलग होगी तो दोनों का प्रेशर भी अलग अलग आएगा। हाँ, जब आप कोई मीटर या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाकर इसका प्रेशर नापते हैं ना, तो वो आपको टोटल प्रेशर बताता है, क्योंकि मीटर को ये थोड़ी पता है कि अंदर कौन कौन सी गैस के मॉलिक्यूल कितने कितनी जोर से अपना सर फोड़ रहे हैं जाके दीवार से कंटेनर की। मीटर को तो इतना पता है कि भाई दीवार के ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है, बस ये। अब कौन कितना सर फोड़ रहा है ये तो आपको अकेले में फॉर्मूला से कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक फर्क है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ एप्लीकेशंस पर। इस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर याद हो 9th क्लास में आप लोगों ने ऑक्सीजन का प्रैक्टिकल किया था, कुछ याद है वो थोड़ा बहुत? अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसे करके एक फ्लास्क थी, उस फ्लास्क के अंदर एक ऐसी क्रिस्टल फनल लगी हुई थी, शायद याद आ जाए। ऐसी एक क्रिस्टल फनल लगी हुई थी, एक ऐसी डिलीवरी ट्यूब थी, वो डिलीवरी ट्यूब जाती थी और यहाँ पर एक वाटर का ट्रफ होता था, इसके ऊपर गैस जार होती थी और इसके अंदर पानी भरा हुआ होता था, और ये जो नोजल है इसकी डिलीवरी ट्यूब पानी के अंदर से पास होती थी। याद आ रहा है कुछ? किसी को याद आया हो? जी सर। जी सर। जी सर। इससे पूछा था कि ये ऑक्सीजन गैस को हम वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी किसी को क्यों नहीं कर रहे? मेरे ख्याल से किसी ने पूछा नहीं।
अक्सर ऐसा होता है जब हम लेबोरेटरी में गैसेस को प्रिपेयर करते हैं, तो जब कोई गैस प्रिपेयर होती है तो उस गैस में इम्प्यूरिटीज होती है, और अगर वो गैस जो आपने प्रिपेयर की है वो वाटर में सोल्यूबल ना हो, यानी कि पानी में डिसॉल्व ना होती हो, और जो इम्प्यूरिटीज उसके अंदर मौजूद हो वो पानी में डिसॉल्व होती है, तो हम ऐसी गैस को क्या करते हैं, ऐसे गैस के मिक्सचर को उठाकर पानी में से पास करते हैं। तो जो भी इम्प्यूरिटी होती है वो सारी की सारी पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, पानी जस्ट कर लेता है, पानी डिसॉल्व कर लेता है, और जो गैस होती है वो 100% प्योर फॉर्म में हमारे पास यहाँ आ जाती है। तो ये जो स्टेप किया जाता है ये इसलिए किया जाता है कि गैस का जो अगर इम्प्यूरिटी है वो खत्म हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये करने की वजह से पता है क्या होता है? ये करने की वजह से ये होता है कि जो गैस आपने यहाँ पे प्रोड्यूस की, उस गैस का प्रेशर फॉर एग्जांपल 1 एटमॉस्फेयर था, लेकिन जब वो गैस यहाँ पर कलेक्ट हुई ना पानी के ऊपर से पास होकर, तो उस गैस का प्रेशर बढ़ जाता है 1.3 एटमॉस्फेयर हो गया। अब हैरत होगी कि सर यहाँ से 1 एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस हुआ, वहां पे 1.3 कैसे चला गया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ से गैस पास होती है इसके अंदर 1 एटमॉस्फेयर गैस का है। ये जो आप 0.3 एटमॉस्फेयर देख रहे हो ना इसके अंदर, ये 0.3 एटमॉस्फेयर गैस का थोड़ी है, ये तो वाटर के वेपर्स का है। भाई गैस यहाँ पर उड़ रही है, आपको पता है कि पानी भी तो एवापोरेट होता है ना, तो पानी भी तो एवापोरेट होगा। जब गैस यहाँ पर चली गई तो पानी भी एवापोरेट होकर ऊपर आएगा। अब गैस पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन पानी को वेपर बनने से तो आप नहीं रोक सकते। भाई यहाँ पर अगर मैं एक ग्लास में पानी रख दूं और मैं बोलूं कि क्या आप मुझे एक बात बताओ, इस एक ग्लास के पानी को आप वेपर बन के उड़ने से रोक सकते हो? कोई रोक सकता है? या रोक सका है तो मुझे बताओ, रोक सकते हो? नो सर। नहीं रोक सकते ना। अच्छा, अब जरा गौर करो, यहाँ जो गैस प्रोड्यूस हुई इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ड्राई गैस, क्योंकि ये सूखी भी है। और यहाँ जो गैस का प्रेशर है इसको हम क्या कहते हैं? वेट गैस। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो ड्राई गैस है, और यहाँ जो प्रेशर है वो वेट गैस है। यानी कि गैस गीली हो गई, इसमें वाटर के वेपर्स आ गए, तो वाटर में जो वेपर्स आए जिसकी वजह से वेट गैस हुई है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। ड्राई गैस का प्रेशर 1 है और यहाँ पर जो वेपर्स आए उनका प्रेशर 0.3 है, दोनों को प्लस कर लो, वेट गैस का प्रेशर आ जाएगा। बात समझ में आई? जी सर। यस सर। कैल्कुलस लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक और एग्जांपल इज रेस्पिरेशन। अच्छा एक बात बताओ, हवा में तो इतनी सारी गैसेस हैं, सांस लेने के लिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर कोई और गैस हम इनहेल कर लें तो हम सांस नहीं ले सकते, मतलब वो हमारे लिए डेंजरस है। और हवा में तो इतनी सारी गैसेस होती हैं, तो हम ऑक्सीजन से ही सांस क्यों ले पाते? मतलब ऑक्सीजन ही हमारे लंग्स में क्यों जाती है, कोई और गैस क्यों नहीं जाती? पहली बात तो ये बता दो कि दूसरी गैसेस भी जाती हैं, कुछ और गैसेस भी चली जाती हैं, लेकिन इतनी मिकदार में नहीं जाती। जैसे मिसाल देता हूँ, नाइट्रोजन हवा में है 78% और ऑक्सीजन है हवा में 21%। अब बताओ, जब सांस लोगे तो नाइट्रोजन आपके लंग्स में ज्यादा जाएगी या ऑक्सीजन? बताओ। नाइट्रोजन जाएगी ना ज्यादा। तो नाइट्रोजन जब आपके लंग्स में ज्यादा जाएगी बेटा, तो आपके अब आपके लंग्स में जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ इम्प्योर गैसेस भी आती हैं, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होती हैं, आपका लंग्स उनको फिल्टर करके बाहर फेंक देता है। लेकिन अगर इतनी मिकदार में इम्प्योर गैस जाएगी तो आपके लंग्स में तो इतने बड़े फिल्टर ही नहीं लगे हुए इतनी गैस को खारिज करें, तो आप तो दम घुटने से ही मर जाएंगे। लेकिन आज तक कोई नहीं मरा। पता है क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर अलग होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अलग होता है। अल्लाह ने आपके लंग्स में ऑक्सीजन को इनहेल करने के पार्शियल प्रेशर की सलाहियत दी हुई है। इस वजह से आपके लंग्स ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर को इनहेल कर पाते, दूसरी गैसेस को नहीं कर पाते। अब सवाल यहाँ पर क्या आता है, सर फिर इम्प्यूरिटी जो थोड़ी बहुत आती है वो भी क्यों आती है? बेटा हवा में लाखों किस्म की गैस होती है, ज्यादातर गैसेस का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन से अलग होता है, लेकिन कुछ गैसेस तो ऐसी होती है, जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 140, कोई ऐसी गैस जिसका पार्शियल प्रेशर हो 139.8,
जब आप इनहेल करोगे तो ये भी तो चली जाएगी ना, कितनी करीब है ऑक्सीजन से, या किसी गैस का प्रेशर है 140.2, वो भी तो चली जाएगी अंदर। अब अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि ये जो ऑक्सीजन के करीब करीब वाली पार्शियल प्रेशर होते हैं ना जिन गैसेस के, वो एक तो इंसान के लिए जानलेवा नहीं है, और दूसरा अल्लाह ने आपके लंग्स को सलाहियत दी है कि इनको फिल्टर करके बाहर फेंक दो और ऑक्सीजन रख लो। तो दूसरा इसका एडवांटेज ये है, एप्लीकेशन ये है, मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आ गई? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले लिया? ले लिया सर।